हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल विद शालिनी। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली प्लेलिस्ट के फॉर्म पे आपको मिल जाएंगी। काफी सारे मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, आप पूरी एंटायर प्लेलिस्ट मेरे चैनल से रेफर कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से हैं तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको पेन पेपर कॉपी कुछ रखने की जरूरत नहीं है। मैं सारे नोट्स यहाँ पे लिख के बताऊंगी, लिंक पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो की ओर। किसी और कॉलेज से हैं तो भी आपके लिए वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके टॉपिक सेम ही रहते हैं। कुछ रह जाए तो कोई बात नहीं, आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए उस पर वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो देखो, सबसे पहले आप कैसे शुरू करोगे, इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करोगे। किसी भी चीज का इंट्रो इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर टू टेल। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के आप कैसे शुरू करेंगे। 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था, आपको बहुत जरूरी है याद रखना। दूसरी बात क्या है, इंग्लिश लॉ से ये आया है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें मैं ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगी, बहुत ही अंडरस्टूड सी हैं। एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, पूरा कंप्लीट नहीं है, जिसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं और रेफर करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए फिलहाल ऐसा समझ लीजिए, बाकी बाद में आपको आगे समझ में आता रहेगा कि एग्जॉस्टिव नॉन एग्जॉस्टिव क्या होता है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसा था। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जरूरी है जानना कि पहले कैसा था। तो पहले हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो काफी बड़ा था, तो उसे तोड़ तोड़ के 4 सेक्शंस में अलग कर दिया है। पार्ट समझ लो आप। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपका सबसे पहले जो सेक्शन कवर होते हैं वो होते हैं सेक्शन 1 से लेके 75 तक। अच्छा, मैं पेन चेंज कर देती हूँ, शायद आप लोगों को डिफिकल्टी हो देखने में। अगर ऐसा होता है कभी तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताया करें। दूसरा आपका आएगा सेक्शन 76 से लेके 123 तक। ये बन चुका है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तीसरा है सेक्शन 124 से लेके 238 तक। ये हमारे स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। बस अभी आप इतना थोड़ा थोड़ा सा समझते चलो कि मैं क्या कह रही हूँ, बाकी मैं अभी इसे समझाऊंगी, 1 मिनट लगेगा। और लास्ट में फिर हमारा आता है सेक्शन 239 से लेके 266 तक, जो अब बन चुका है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो पहले हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ ऐसा दिखता था जो मैंने आपको अभी बताया, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 266 तक। बट फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से इसको क्या करा, तोड़ दिया है पीसेस में। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो जो चीजें कवर होती हैं वो क्या है, वो है पहले हमारा पार्ट 1 आता है, और सेक्शन 124 से लेके 238 तक फिलहाल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ते हैं। ये जो है ये एक सेपरेट लॉ बन चुका है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है एक्ट, ये एक सेपरेट एक्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हमारी इंट्रोडक्शन की। अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले सेक्शन 1 से लेके 75 तक, फिलहाल ये प्लेलिस्ट रहेगी। अब आपको सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सब तो जान लिया, बट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट ना सिंपल आप ऐसे समझ लो कि आपकी डे टू डे लाइफ में आप इसे डेली देखते हो होते हुए। एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जिसे लॉ कहता है कि ये वैलिड है। और यही तो सेक्शन 2H की डेफिनेशन कहती है। सेक्शंस याद करना गाइस बहुत जरूरी है। लॉ के स्टूडेंट हो, सेक्शंस याद नहीं हुए तो फिर क्या याद हुआ, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट तो जरूर याद करके जाना। तो सेक्शन 2H क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सिंपल, जो मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि कोर्ट के द्वारा वैलिड माना गया है, इन्फोर्सेबल माना गया है। ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट कभी भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। अब इसी के साथ आप पहले इसके कुछ एसेंशियल्स पढ़ लो। ठीक है, जो कि 2E में दिए गए हैं। आई नो आपको एग्रीमेंट समझ में नहीं आया होगा कि क्या है। इन्फोर्सेबल वर्ड ये होता है कि किसी चीज को इफेक्ट में लाना, किसी चीज को फोर्स में लाना। ठीक है, आप इसके एसेंशियल्स पढ़ लो। जैसे ही आप एसेंशियल्स पढ़ोगे आपको धीरे 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 सब क्लियर हो जाएगा।
एसेंशियल्स में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब यहाँ से आपकी सारी डेफिनेशन शुरू होती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट को हम जो एक्चुअली बोलते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो कैसे बनता है? सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस, सॉरी एंड है ये, मैं इसे और हिंदी वाला और बोल रही हूँ, ये एंड है, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऑफर क्या होता है? मैंने आपसे कहा आके आप मेरी गाड़ी ले लो 5 लाख में, ये ऑफर हो गया। एक्सेप्टेंस क्या हुई? आपने कहा ठीक है मैं कल आ जाऊंगा, तो इसे हम बोलेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ एसेंशियल्स होते हैं। आपको मैंने 10 लाख रुपए दिए और मैंने कहा जाओ जाके उसे गोली मार दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा ना, है ना। ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है बट ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। तो इसीलिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स ये होते हैं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो ऑफर होगा और एक्सेप्टेंस होगी, तभी बात आगे बढ़ेगी। ऑफर और एक्सेप्टेंस मैंने आपको समझा ही दिया है। दूसरी चीज एग्रीमेंट होनी चाहिए। अभी सेम वही चीज जो हमने ऊपर पढ़ी है। तो एग्रीमेंट क्या होता है अब यहाँ पे हम समझते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो 2E ये बोलता है कि एक एग्रीमेंट कब बनता है? जब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, अभी मैं आपको दोनों वर्ड का मतलब क्लियर करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लस कंसिडरेशन मिलता है तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा अग्रीमेंट बन जाता है। प्रपोजल क्या है? मैंने आपको आके प्रपोज करा किसी चीज के लिए, ठीक है, कि आप क्या मुझसे गाड़ी खरीदना चाहोगे, तो इसे हम बोलेंगे प्रपोजल। मैंने आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा। एक्सेप्टेंस क्या है? आपने उसमें हामी भर दी, आपने बोला हाँ मैं लेना चाहूंगा। तो कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन ये है, मैंने कहा आप मुझसे गाड़ी ले लो, मुझे पैसे दे दो, मुझे जो चीज बदले में मिल रही है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, आपको जो चीज बदले में मिल रही है वो आपके लिए कंसिडरेशन है। तो मेरे लिए पैसा, आपके लिए गाड़ी कंसिडरेशन है। सिंपल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अग्रीमेंट किसे कहते हैं। जो यहाँ पर अग्रीमेंट था ये मैंने बहुत ज्यादा क्लियर नहीं करा क्योंकि नीचे उसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाना चाहती। एग्रीमेंट कब वैलिड एग्रीमेंट बनता है, यही उसका आंसर है, ठीक है। कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं। प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट भी देखो समझो इनवैलिड नहीं हो सकता है। मैंने आपको प्रपोज करा, उसको 15 लाख में मार दे, आपने कहा हाँ ठीक है 15 लाख रुपए दे दे, बट कंसिडरेशन में आपके लिए जो 15 लाख रुपए है और मेरे लिए किसी इंडिविजुअल की डेथ है वो कोई वैलिड चीज नहीं है, तो वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ध्यान रखिए लॉ के नजरिए से हर एक चीज वैलिड ही होनी चाहिए। कोई भी चीज जो इनवैलिड है वो कभी इन्फोर्स हो ही नहीं सकती है। तीसरे एसेंशियल्स पे बढ़ते हैं। क्या होता है? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब आपको पता ही होगा। कॉम्पिटेंट कौन होता है? कॉम्पिटेंट पार्टी वो होती है जो कि मेजर होनी चाहिए, पहली बात। साउंड माइंड का होना चाहिए, दूसरी बात, ठीक है। क्यों जरूरी है? अगर आप कोई पागल इंसान है, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दोगे तो कोर्ट आपको उस चीज पे नहीं रियायत देगा कि चलो आपने किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है तो हम इसको इन्फोर्स करा देंगे। उसे नहीं अकल है वो क्या कर रहा है। माइनर के साथ आप कर दोगे ना तो कोर्ट इस चीज को मानेगा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट ये कहता है कि आप माइनर के साथ डील ही नहीं कर सकते क्योंकि माइनर को नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। हालांकि आजकल सबको सब कुछ पता होता है। तो चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ एसेंशियल के साथ, जो कि बोलता है फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या है? देखो कंसेंट और फ्री कंसेंट दो चीजें होती हैं। आपने कंसेंट तो बहुत बार सुना होगा बट फ्री कंसेंट आपने बहुत कम बार सुना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी ताकि मैं आपके सामने कुछ 3-4 चीजें लिख दूं और फिर एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा फ्रॉड, दूसरा आएगा फोर्स। अगर आप लोगों को मेरी राइटिंग ना अच्छी लग रही हो तो गाइस प्लीज मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं और अच्छी तरीके से लिखूं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। इसके बाद आ जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक और आता है, सॉरी यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन। ये हो गए हमारे 5 वो एसेंशियल फैक्टर जो कि किस लिए जरूरी है कि हम एक फ्री कंसेंट ले सके। मैंने आपसे कंसेंट तो ले ली कि भाई अपनी गाड़ी बेच दे मुझे, अब मैंने वो कंसेंट कैसे ली है बहुत जरूरी है। आप सोचो अगर मैंने आपके सिर पे बंदूक तान दी और कहा मुझे अपनी गाड़ी दे, तो आपको अपनी जान को बचाने के लिए तो देना ही पड़ेगा। तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। कोर्ट कहता है हमें फ्री कंसेंट ला के दो, जहां पे बंदे ने अपनी इच्छा से कहा हो कि हाँ ठीक है तुम ये सामान ले लो बदले में मुझे ये दे दो। अगर तो किसी के साथ फ्रॉड हुआ है और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। किसी के साथ छल कपट करके आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, फिर जाके इन्फोर्स नहीं कराओगे।
किसी को आपने मजबूरी में फोर्स करवाया, जैसे मैंने आपको बताया, बंदूक सर पे रख के आपने कहा कि दे मुझे अपनी गाड़ी, अब मैं नहीं दे रही आपको, मैंने डर के मारे उस समय कह दिया मैं दूंगी, अब मैं नहीं दे रही। आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते हो कि इसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इससे मुझसे कहा है कि गाड़ी देगी, आपने फोर्स से करवाया है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, हालांकि ये बाद में आता है बट अभी आप समझ लो। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, तथ्य में गड़बड़ कर देना, ठीक है, किसी तरीके की मिस रिप्रेजेंटेशन कर देना। आपने मुझे कुछ और दिखाया और उसको देखते हुए मैं मुझे ये लगा कि हाँ मुझे आपके साथ ये डील कर लेनी चाहिए, ठीक है। मिस्टेक क्या है, मिस्टेक क्या है, एक तरीके की गलती है, गलती से हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर गए करें, तो ऐसे में भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी इन्फ्लुएंस में आपने किसी चीज के, किसी के इन्फ्लुएंस में आपने आके उस चीज को करा है, तो अगर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फ्री कंसेंट तभी होगी जब ये सारे एलिमेंट्स यहां नहीं होंगे, अगर एक भी हुआ तो वो सिर्फ कंसेंट होगी, फ्री कंसेंट नहीं रहेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एसेंशियल थे, जिसके अलावा आप एक और दो समझ लीजिए। कंसिडरेशन आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक। तो कंसिडरेशन क्या है, वही सेम चीज है लॉफुल होनी चाहिए, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, प्रीटी अंडरस्टूड। कुछ गैर कानूनी मैं आपसे अगर काम कराना चाह रही हूँ और बदले में मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझसे पैसे ले लो, तो वो चीज वैलिड नहीं है, ठीक है, कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होगी। और लास्ट में हमारा ये कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसिवली वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे अब ये कौन सी बात हो गई, तो गाइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक कंप्लीट लिस्ट दी गई है जहां पे अगर आप उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड है, अलग से जाके कोई आपको बताएगा नहीं, आपको पहले वो देख लेने कौन कौन से वॉइड है और फ्री एग्रीमेंट करना है, ठीक है। वो लिस्ट भी हम पढ़ेंगे बट वो सब बाद में है। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझा कि इसकी 3 इंपॉर्टेंट चीजें, जो बेसिक इंट्रो है। फिर हमने ये पढ़ा कि ये कितना बड़ा था और अभी फिलहाल कितने कितने जो हम सेक्शंस है वो पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमने वो पढ़ा कि इन्फोर्सिएबल होता है, ठीक है, इट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। फिर हमने इसके एसेंशियल फीचर्स पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2E में लिखे गए हैं, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट में भी आप ये नहीं कह सकते हो कि कंसेंट है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जिनमें ये 5 चीजें जो हैं एलिमेंट्स ही नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, आप किसी को मारने के पैसे ले रहे हो तो आपके लिए वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। और लास्ट में एग्रीमेंट वही होगा जो कि एक्सप्रेसिवली वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। गाइज मुझे फीडबैक बताएं आपको और क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट चेंजेस चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ जो कि प्रपोजल के ऊपर होने वाला है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।